डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई झारखंड कैबिनेट की बैठक। कुल 27 प्रस्तावों पर लगी मुहर। वीबीजी राम जी को लागू करने की मिली मंजूरी। रिम्स 2 के लिए 51 अरब 89 करोड़ रुपए की स्वीकृति। सीएम सोरेन ने केंद्र सरकार के सहयोग से जताई उम्मीद। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का सख्ती दौरा। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी भवन का किया भूमि पूजन। जिला स्तरीय वृक्षारोपण कार्यक्रम में हिस्सा लिया। छत्तीसगढ़ के सरकारी स्कूलों में मंत्रोच्चार पर विवाद मामला पहुंचा हाईकोर्ट। स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने कहा, जब तक हाईकोर्ट कोई अलग आदेश नहीं देता तब तक सरकारी स्कूलों में मंत्रोच्चार रहेगा जारी। सरकार का उद्देश्य बच्चों को शिक्षा के साथ संस्कार देना। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्टेट लाइव में। मैं हूं आपके साथ शालिनी राणा। शुरुआत करेंगे स्टेट लाइव की छत्तीसगढ़ की खबरों से, जहां बारिश के बीच छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सक्ती पहुंचे। उनके साथ भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव, जिला प्रभारी मंत्री गुरु खुशवंत साहिब मौजूद रहे, जहां भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। मुख्यमंत्री ने जेठा मैदान में बनने वाले डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी भवन का भूमि पूजन किया और जिला स्तरीय वृक्षारोपण कार्यक्रम में भी हिस्सा लिया। इस दौरान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि सक्ती में भाजपा के नए जिला कार्यालय का निर्माण होगा। उन्होंने भूमि पूजन को संगठन के लिए ऐतिहासिक क्षण बताया। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि भूमि पूजन के दिन हुई बारिश शुभ संकेत है और इससे ये आयोजन हमेशा यादगार रहेगा। सक्ती की पावन भूमि में जिला भाजपा कार्यालय सक्ती का भूमि पूजन कार्यक्रम संपन्न हुआ है। यहाँ पर नया जिला कार्यालय बनेगा पार्टी का और इस भूमि पूजन कार्यक्रम में हमारा सौभाग्य है कि यहाँ पर हम हैं और साथ ही हमारे प्रदेश के अध्यक्ष श्री किरण देव जी, हमारे जिले के प्रभारी मंत्री गुरु खुशवंत साहिब जी, सांसद श्रीमती कमलेश जांगड़ी जी और हमारे जिला भाजपा के अध्यक्ष और संगठन के वरिष्ठों कार्यकर्ताओं सबकी उपस्थिति में आज बहुत अच्छे वातावरण में आज इंद्रदेव भी बहुत खुश हैं। अगली खबर का रुख करेंगे, जहां ग्रामीण परिवारों को रोजगार और आजीविका की नई गारंटी देने वाली विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन ग्रामीण यानी कि वीबीजी राम जी योजना का राज्य स्तरीय शुभारंभ आज कबीरधाम जिले के बोडला विकासखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत गंडई खुर्द से किया गया। कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री एवं पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री विजय शर्मा मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। राष्ट्रीय स्तर पर योजना का शुभारंभ केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आंध्र प्रदेश के तिरुपति से किया। इस दौरान वे वर्चुअल माध्यम से ग्राम पंचायत गंडई खुर्द में आयोजित राज्य स्तरीय शुभारंभ समारोह से भी जुड़े रहे। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि आज से विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन ग्रामीण योजना लागू हो रही है। इस योजना का उद्देश्य है कि देश का कोई भी गरीब काम के अभाव में बेरोजगार न रहे। उन्होंने इस महत्वपूर्ण पहल के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि योजना से जहां ग्रामीण मजदूरों को 125 दिनों का रोजगार मिलेगा, वहीं गांव में विकास कार्यों को भी नई गति मिलेगी और ग्रामीण क्षेत्रों की तस्वीर बदलेगी। चौहान ने कहा कि मजदूरों के पसीने का सम्मान हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। गरीबों की सेवा ही हमारे लिए भगवान की सेवा है। इसी पर उप मुख्यमंत्री एवं पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री विजय शर्मा ने कहा कि आज पूरे देश में विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन योजना का शुभारंभ हो रहा है और छत्तीसगढ़ में इसका राज्य स्तरीय शुभारंभ ग्राम पंचायत गंडई खुर्द से किया गया है। इस अवसर पर उन्होंने प्रदेश में योजना के तहत पहले कार्य के रूप में ग्राम पंचायत गंडई खुर्द में शेड निर्माण के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की। उन्होंने कहा कि ये केवल रोजगार उपलब्ध कराने की योजना नहीं, बल्कि विकसित गांव से विकसित भारत के निर्माण का अभियान है। वर्ष 2047 तक विकसित भारत के संकल्प को साकार करने के लिए प्रत्येक गांव और पंचायत का समग्र विकास आवश्यक है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ के लिए 3,300 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है, जिससे विभिन्न विकास कार्य किए जाएंगे और रोजगार की कोई कमी नहीं रहेगी।
छत्तीसगढ़ के सरकारी स्कूलों में मंत्रोच्चार को लेकर जारी विवाद के बीच स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने साफ कहा है कि जब तक हाईकोर्ट कोई अलग आदेश नहीं देता तब तक सरकारी स्कूलों में मंत्रोच्चार जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य बच्चों को शिक्षा के साथ संस्कार देना है और कोर्ट के अंतिम फैसले का सम्मान किया जाएगा। वहीं बीच स्तर में रिटायर होने वाले शिक्षकों को भी सत्र समाप्ति तक पढ़ाने की अनुमति देने का फैसला लिया गया है ताकि छात्रों की पढ़ाई प्रभावित न हो। हम लोगों ने बच्चों को शिक्षा के साथ साथ संस्कार और उसके अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो, उसको ध्यान में रख के हम लोगों ने अलग अलग प्रकार के मंत्रों का उच्चारण के लिए शासन ने एक आदेश जारी किया। बहुत दुर्भाग्य की बात है कि जो यहाँ के भविष्य हैं उनको संस्कारवान शिक्षावान बनाने के लिए हमने जो काम किया उसके खिलाफ आज कुछ लोग, कांग्रेस पार्टी के लोग आज कोर्ट में जो इसके खिलाफ याचिका दायर किए हैं, ये बहुत दुर्भाग्यजनक बात है। कल इसे सुनवाई होगी, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि निर्बाध रूप से चलेगा। माननीय न्यायालय क्या कहता है वो तो उनके निर्णय आने के बाद ही कुछ होगा, लेकिन अभी सरकार जो आदेश जारी किया उसमें स्टैंड है। वहीं दुर्ग में एसीबी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए विद्युत यांत्रिकी विभाग के बाबू को रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। सहायक ग्रेड 2 शिव कुमार ठाकुर को 10,000 रुपए लेते रंगे हाथों पकड़ा गया है। दुर्ग के जल संसाधन विभाग के अंतर्गत विद्युत यांत्रिकी शाखा में पदस्थ शिव ठाकुर ने जीपीएफ का पैसा निकालने के लिए 10,000 की रिश्वत मांगी थी। पीड़ित नंद कुमार ने बेटे की शादी के लिए पैसे निकालने के लिए आवेदन लगाया था, जहां नंद कुमार भी विद्युत यांत्रिकी विभाग में पदस्थ हैं। एसीबी की टीम ने आरोपी को कोर्ट में पेश किया है। 5 लाख रुपए को रिलीज करने के नाम से उसी के डिपार्टमेंट में पदस्थ सहायक ग्रेड 2 शिव ठाकुर ने 10,000 रुपये रिश्वत का मांग किया है। उपरोक्त शिकायत पर हमारे द्वारा आज दिनांक 2/7 को ट्रैप टीम आयोजित किया गया और रिश्वत लेते रंगे हाथों आरोपी को उसके कार्यालय अनुविभाग कार्मिक शाला दुर्ग से गिरफ्तार किया गया है। प्रार्थी के द्वारा शिकायत किया गया था, उसके बाद शिकायत का सत्यापन किया गया। सत्यापन पर डिमांड सही पाया गया। रिश्वत लेते आरोपी के कार्यालय से शिव कुमार ठाकुर को रंगे हाथों पकड़ा गया है। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित इंद्रावती टाइगर रिजर्व यानी कि आईटीआर से एक बेहद चिंताजनक मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार टाइगर रिजर्व के पासेवाड़ा कोर एरिया में 2 बाघों का शिकार किए जाने का मामला उजागर हुआ है। इस घटना ने न केवल वन्यजीव संरक्षण व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं, बल्कि इंद्रावती टाइगर रिजर्व की सुरक्षा व्यवस्था की पोल भी खोलकर रख दी है। सूत्रों के अनुसार मामले में कुछ संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई है और बाघों की खाल बरामद होने की बात भी सामने आई है। बताया जा रहा है कि इस पूरे मामले का खुलासा ग्रामीणों और सुरक्षा एजेंसियों को मिली सूचना के बाद हुआ। हालांकि अब तक वन विभाग की ओर से इस मामले में स्पष्ट और विस्तृत जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई है। मामले की गंभीरता इस बात से भी बढ़ जाती है कि इंद्रावती टाइगर रिजर्व क्षेत्र में पिछले कुछ समय से बाहरी लोगों की आवाजाही बढ़ने की सूचनाएं मिल रही थी। वन्यजीव विशेषज्ञों और जानकारों का मानना है कि इस घटना के पीछे किसी अंतर्राज्यीय शिकारी गिरोह का हाथ हो सकता है। अब बात करेंगे झारखंड से जुड़ी खबरों की, जहां पर रांची के धुरवा स्थित प्रोजेक्ट भवन में झारखंड कैबिनेट की बैठक में आखिरकार रिम्स 2 के निर्माण के लिए 41 अरब 89 करोड़ 41,26,604 रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति दे दी गई है। इसी के साथ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में कुल 27 प्रस्तावों को मंजूरी मिल गई है। तो वहीं इस बैठक से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारी देते हुए कैबिनेट सचिव वंदना दादेल ने प्रेस ब्रीफिंग के माध्यम से कहा कि रिम्स 2 के निर्माण योजना हेतु जागृति पीएमयू का गठन एवं भारतीय प्रबंधन संस्थान रांची को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में तथा जेवियर इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल सर्विस को इम्पैक्ट हेतु मनोनयन के आधार पर कार्य आवंटित करने की स्वीकृति दी गई है। इसी तरह कैबिनेट ने एक और महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए वीवीजी रामजी योजना को संचालित करने की नीतिगत मंजूरी प्रदान की है, जिसके तहत ग्रामीण विकास विभाग को पीवीटीजी के लिए अतिरिक्त रोजगार का प्रावधान करने का निर्देश दिया गया है। इस कड़ी में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि इससे लोगों को लाभ मिलेगा और साथ ही उन्होंने कहा कि रिम्स 2 के लिए राशि दी गई है।
उसके अलावा पिछले दिनों दिल्ली में हुई 16वीं केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण परिषद की बैठक में रखी गई मांग का जिक्र करते हुए स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि केंद्र से रांची में एम्स की स्थापना तथा रिम्स 2 की स्थापना के लिए 2000 करोड़ रुपए के विशेष पैकेज की मांग केंद्र से की गई है। रिम्स 2 की स्थापना 41 अरब 89 करोड़ 41 लाख रुपए 4100 करोड़। हाँ 4100 करोड़ की लागत से रिम्स 2 की स्थापना होगा। मैं बधाई दूंगा लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी का, जिन्होंने यहाँ के लोगों को, उनकी तड़प को देखा है, उनकी मौतों को देखा है। 20 साल हम तो ये कह रहे हैं कि हमारे जो जिन्होंने ये राज्य चलाया उसके पास क्या विजन नहीं था क्या आप रिम्स 2 नहीं बना सकते थे क्या? आज हमारी सरकार बना रहे हैं। हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी को मैं जितने भी प्रशंसा करूं कम होगा। बड़ा दिल दिखाया उन्होंने और उन्होंने कहा कि नहीं, आज देखिए रिम्स 2 बनेगा, एशिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल। हिंदुस्तान देखेगा कि झारखंड में इतना बड़ा हॉस्पिटल बना है। झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले के धालभूमगढ़ प्रखंड में सरकारी राशि के कथित दुरुपयोग से जुड़े एक मामले पर राज्य की ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने आखिरकार चुप्पी तोड़ी है। दरअसल आरोप यह है कि ग्रामीण विकास विभाग द्वारा करीब 2.31 करोड़ रुपए की लागत से स्वीकृत पुल का निर्माण झारखंड की बजाय पश्चिम बंगाल की सीमा में कर दिया गया है। इस संबंध में आई एक रिपोर्ट के अनुसार पुल स्वर्ण रेखा नदी पर पश्चिम बंगाल के झारग्राम जिले के बासमेटल गांव के पास बनाया गया है, जिस पर मंत्री ने रांची में जवाब देते हुए ये कहा कि संबंधित रिपोर्ट सामने आने के बाद ही सारी बातें साफ की जा सकेंगी। तो वहीं उन्होंने कहा कि 2 राज्यों को जोड़ने वाले किसी भी पुल के निर्माण के लिए किसी एक राज्य को तो जिम्मेदारी लेनी ही पड़ेगी। लेकिन जो इस तरीके से खबरों में चल रहा है, कई सारे ऐसे जगह हैं जहां हम लोग बॉर्डर पर हैं, जहां बिहार झारखंड कनेक्ट हो रहा है, झारखंड उड़ीसा कनेक्ट हो रहा है, उड़ीसा बंगाल कनेक्ट, झारखंड बंगाल कनेक्ट हो रहा है। ऐसी जगह कई सिचुएशन में आपको परिस्थिति आएगी, लेकिन क्लियर हम रिपोर्ट आने के बाद आप लोगों को बताएंगे कि वो क्या हुआ है। लेकिन अगर 2 नदी के इस पार अगर झारखंड है और उस पार अगर बिहार है, बंगाल है, उड़ीसा है, तो कोई ना कोई राज्य तो इस बात का दायित्व तो लेगा कि वो पुल का निर्माण वहाँ कौन करेगा, सड़कें कैसे जुड़ेंगी। ऐसा तो है नहीं कि हम 2 राज्यों को जोड़ने की लड़ाई में किसी पुल को अधूरा लंबे समय से छोड़ सके। समिति हम लोगों ने विभाग से बना दी है, उस पर क्या निर्णय आता है, क्या वहाँ से जांच टीम लाती है, उसके बाद जवाब। हिमांशु सिंह हत्याकांड के विरोध में भारतीय जनता पार्टी एवं समर्थित हिंदूवादी संगठनों द्वारा 3 जुलाई को बुलाए गए आदित्यपुर बंद का मिला जुला असर देखने को मिला। तो वहीं इस बंद को सफल बनाने के लिए आदित्यपुर टोल ब्रिज के समीप सड़क पर उतरे करीब 40 से अधिक भाजपा कार्यकर्ताओं और नेताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। जानकारी मिली है कि हिरासत में लिए गए लोगों में आदित्यपुर नगर निगम के मेयर संजय सरदार, विहिप जिला अध्यक्ष डॉक्टर JN दास समेत कई दिग्गज स्थानीय भाजपा नेता भी शामिल हैं। दरअसल सुबह से ही बंद समर्थक सड़कों पर उतरकर हिमांशु सिंह के हत्यारों की जल्द गिरफ्तारी और सख्त सजा की मांग को लेकर नारेबाजी कर रहे थे। इस दौरान मौके पर भारी संख्या में बल के साथ मौजूद आदित्यपुर थाना प्रभारी अंजनी कुमार ने त्वरित कार्रवाई करते हुए पूर्व मेयर संजय सरदार और अन्य कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया और कड़ी सुरक्षा के बीच आदित्यपुर थाने ले आई गई। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि झारखंड राज्य के जमशेदपुर स्थित शहर के बीच में पुलिस की मौजूदगी में जो एक युवक की हत्या हुई है, हम कहें निशंस हत्या हुई है, और जहां सरकार को, पुलिस को, जो दोषी पुलिसकर्मी है, अपराधी के साथ साथ जो दोषी पुलिसकर्मी है, जिन पुलिसकर्मियों की मौजूदगी में इस प्रकार से एक युवक की निशंस हत्या की गई है और पुलिस वहां पर मुख्यदर्शक बनी हुई, पुलिस की गाड़ी में वो युवक घुस करके बचने का प्रयास करता है और अपराधी उसको वहां भी वार करके घसीट करके रोड में पटक करके उसकी निशंस हत्या करने का काम किया है।
झारखंड के टाटानगर यानी जमशेदपुर में बढ़ते अपराध और हिमांशु सिंह हत्याकांड के विरोध में एनडीए की ओर से बुलाए गए जमशेदपुर बंद का व्यापक असर पूरे शहर में देखने को मिला। सुबह से ही शहर के प्रमुख व्यावसायिक प्रतिष्ठान, बाजार और पेट्रोल पंप पूरी तरह से बंद हैं, तो वहीं आम जनजीवन पर इस बंद का सीधा असर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जिस तरह से मुख्य रूप से साक्षी, गोलमुरी, बर्मा माइंस, टिन प्लेट, टेल्को, बारीडी, सिटगोड़ा आदि क्षेत्रों में सुबह से ही पेट्रोल पंपों और प्रतिष्ठानों, दुकानों के शटर गिरे हुए हैं और बाजार पूरी तरह से बंद है। वहीं बंद समर्थकों के सड़क पर उतरने के कारण शहर के लगभग सभी प्रमुख इलाकों में सन्नाटा पसरा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी ने जमशेदपुर बंद का आह्वान प्रदेश अध्यक्ष माननीय आदित्य साहू जी के निर्देश पर किया है। सुबह से ही जो खबरें मिल रही हैं, बंद बहुत सफल है और यहाँ पे भाजपा के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे हैं और जनता भारी तादाद में जो है उसका भी गुस्सा सड़कों पर दिख रहा है। आवश्यक सेवाओं को इससे मुक्त रखा गया है और ये सरकार की ध्वस्त हो गई विधि व्यवस्था का कहीं ना कहीं एक प्रतीक है कि जनता का आक्रोश सड़कों पर दिख रहा है। हमारी मांगे हैं कि हिमांशु जी की जो धर्मपत्नी है उनको सरकारी नौकरी मिले, दोषी पुलिस कर्मियों पर हत्या का मुकदमा दर्ज हो और तमाम तरह की जो मांगे हैं वो सरकार और प्रशासन को दी जा चुकी है। लेकिन जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएंगी तब तक हमारा ये आंदोलन चलता रहेगा। जमशेदपुर के बिष्टुपुर स्थित डीडी बार के बाहर करनी सेना नेता हिमांशु सिंह की नृशंस हत्या के बाद जिले का पुलिस महकमा पूरी तरह से हरकत में आ गया है। एसएसपी को पद से हटाए जाने के बाद अब शहर के सभी पब और बार भी पुलिस के निशाने पर आ गए हैं। तो वहीं शहर के नए एसएसपी एहतेशाम वकारीब को अब कमान सौंपी गई है, जिसके नेतृत्व में पुलिस द्वारा फ्लैग मार्च निकाला गया। ये फ्लैग मार्च आज सुबह से भाजपा, जदयू और आजसू पार्टी द्वारा निकाले गए बंद से निपटने के लिए किया गया था। इसी कड़ी में जिला प्रशासन ने 62 मजिस्ट्रेट और सैकड़ों पुलिसकर्मी की प्रतिनियुक्ति किए हैं। इससे पहले एडीजी मनोज कौशिक ने सख्त रुख अपनाते हुए 24 घंटे के भीतर सभी पब और बार के लाइसेंस की सघन जांच का अल्टीमेटम जारी किया है। हिमांशु की मृत्यु हो गई, उसमें हम लोग टीम लगातार तब से काम कर रही है और इसमें हमने सफलता भी पाई है। हमारी टीम जो है सिटी एसपी, रूरल एसपी, एएसपी और डीएसपी, थाना प्रभारी सभी मिलकर लगातार इसमें काम कर रहे हैं। पूर्व में हम लोगों ने 3 लोगों को जुडिशियल कस्टडी में भेजा था, जो कि सोनू सरदार, राज लोहार और एक निरुद्ध बालक को निरुद्ध किया गया था। अभी हम लोग के पास 2 और है कस्टडी में, जिसको आज मजिस्ट्रेट के पास फॉरवर्ड किया जा रहा है और वो चूंकि दोनों बालक हैं, 16-17 साल के हैं, तो इसलिए आप लोगों के सामने प्रेजेंट नहीं किया गया। झारखंड हाईकोर्ट ने संविदा पर कार्यरत एनएएम कार्यकर्ताओं की नियमितीकरण मामले में पर बड़ी सुनवाई करते हुए राज्य सरकार के प्रति कठोर फैसला सुनाया है। सूत्रों के अनुसार इस मामले को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत राज्य सरकार से संबंधित रिपोर्ट पेश करने की मांग की गई है। जानकारी के मुताबिक हाईकोर्ट के जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने अंतरिम राहत देते हुए अंतिम आदेश तक कर्मियों को नौकरी से हटाने पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही उन्हें नियमित वेतन देने का निर्देश देते हुए मामले की अगली सुनवाई के लिए 21 अगस्त की तारीख तय की गई है। अब बात करेंगे बिहार से जुड़ी खबरों की, जहां भागलपुर शहर में अपराधियों ने पुलिस व्यवस्था को खुली चुनौती देते हुए तिलका मांझी थाना के ठीक सामने स्थित एक कार्यालय में बिल्डर की हत्या कर सनसनी फैला दी है। मृतक की पहचान शहर के चर्चित रियल एस्टेट कारोबारी बजरंगी कुमार के रूप में की गई है। उनका शव कार्यालय के भीतर खून से लथपथ हालत में बरामद होने के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। घटना को लेकर स्थानीय व्यवसायियों और आम लोगों में भारी आक्रोश का माहौल है। जानकारी के अनुसार बजरंगी कुमार मंगलवार को अपने कार्यालय गए थे, लेकिन देर रात तक घर नहीं लौटे। तब परिजनों ने पहले अपने स्तर पर उनकी तलाश की, लेकिन कोई जानकारी नहीं मिलने पर पुलिस को सूचना दी गई। आज सुबह पुलिस टीम तिलका मांझी थाना के सामने स्थित उनके कार्यालय पहुंची, जहां बाहर से ताला बंद मिला। पुलिस ने ताला तोड़कर अंदर प्रवेश किया तो बजरंगी कुमार का शव खून से लथपथ अवस्था में पड़ा मिला। प्राथमिक जांच में मृतक के शरीर पर गंभीर चोट के निशान मिले हैं, जिससे आशंका जताई जा रही है कि हत्या बेहद बेरहमी से की गई है। पुलिस ने घटनास्थल को तत्काल सील कर दिया है और साक्ष्य जुटाने के लिए डॉग स्क्वाड एवं एफएसएल टीम को बुलाया गया है। थाना को सुबह में सूचना मिली थी परिवारजनों से, एक व्यक्ति है करके जो फोन नहीं पिक कर रहे हैं और उनका ऑफिस यहाँ थाना के सामने एक बिल्डिंग में है।
तो थाना उनके परिवारजनों के साथ वहाँ गया तो देखा कि वहाँ ताला लगा हुआ था और परिवारजनों के साथ वहाँ ताला खुला गया है। जो खबरें गए बॉडी वहाँ पर गई है, बॉडी पर इंजरी मार्क्स भी हैं और अभी हम लोग ह्यूमन इनपुट्स और टेक्निकल इनपुट्स के आधार पर अग्रतर कार्रवाई कर रहे हैं। ऑफिशियल टीम और डीआईओ टीम को भी बुलाया गया है, सभी लोगों से सहयोग के साथ उसमें आगे कार्रवाई करेंगे। इनके बारे में जो पता चला है कि बिल्डिंग का इनका कंस्ट्रक्शन वगैरह का काम था, उस चीज़ में ये थे। तो जो जितने भी हम लोगों को इनपुट्स मिल रहे हैं उनके प्रोफेशनल पर्सनल लाइफ के बारे में सभी बिंदुओं पे हम लोग। अब बात करेंगे महाराष्ट्र से जुड़ी खबरों की, जहां नागपुर के इमामवाड़ा बस स्टैंड से चोरी हुई करीब 1,53,00,000 रुपए कीमत की इलेक्ट्रॉनिक शिवाई बस को अमरावती पुलिस ने बरामद कर लिया है। इस मामले में राजापेट पुलिस ने तेलंगाना के एक शातिर अंतर्राज्यीय बस चोर को गिरफ्तार किया है। पुलिस को सूचना मिली थी कि चोरी की गई बस अमरावती के नंदा मार्केट क्षेत्र में खड़ी है। इसके बाद राजापेट डीबी पटक ने जाल बिछाकर आरोपी को गदरी चौक परिसर से हिरासत में लिया है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान विष्णु गणपति नीलावर निवासी हैतनगर जिला रंगारेड्डी तेलंगाना के रूप में की गई है। पूछताछ के दौरान आरोपी ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। उसने कबूल किया कि वो अब तेलंगाना, हैदराबाद और आंध्र प्रदेश से 20 से अधिक बसें चोरी कर चुका है। आरोपी चोरी की गई बसों से महंगी बैटरियां, टायर और डिस्क निकाल कर बेच देता था ताकि बाकी हिस्से वहीं छोड़कर फरार हो जाए। इससे पहले उसने नांदेड़ बस डिपो से भी एक बस चोरी की थी, जिसकी शिकायत वजीराबाद पुलिस थाने में दर्ज की गई है। रात 12 बजे के दरमियान इमामवाड़ा बस स्टैंड नागपुर से एक ईवी बस चोरी हुई की घटना घटी थी। उस घटना की माहिती हमारे राजापेट पुलिस स्टेशन के डीबी पथक के कुछ अमलदार लोगों को मिली थी। उस पे से हम लोगों ने पूरा यहाँ पे अमरावती शहर में वो जहाँ आ सकती है ऐसे जगह पे नज़र रखकर वहाँ पर पुलिस बंदोबस्त रखा था। आज सवेरे 8, साढ़े 8, 9 बजे के दरमियान वो बस राजापेट बस स्टैंड की कुछ दूरी पर खड़ी हुई दिखी। तो थोड़ी देर उस पर ये रखने के बाद एक अज्ञात इसम उस बस में चढ़ते हुए दिखा, तो उसको ताबे में लेके पुलिस ने लाके जब पूछताछ की तो ये बस इमामवाड़ा बस स्टैंड से ही चोरी हुई बस है, ये इसका खुलासा हुआ। महाराष्ट्र ठाणे जिले के कल्याण में आपराधिक घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। अब हालात ऐसे हो गए हैं कि अस्पताल जैसी संवेदनशील जगह भी गुंडागर्दी से अछूती नहीं रही। ताजा मामला कल्याण पूर्व स्थित जानकी ग्लोबल हॉस्पिटल का है, जहां इलाज का बिल मांगने पर मरीज ने अपने साथियों को बुलाकर डॉक्टर और अस्पताल कर्मचारियों पर रॉड और डंडों से हमला करवा दिया। जानकारी के अनुसार एक मरीज बुखार की शिकायत लेकर अस्पताल पहुंचा था। डॉक्टरों ने उसका उपचार किया, जिसमें इंजेक्शन और ड्रिप लगाई गई। इलाज के बाद अस्पताल का बिल करीब 2,000 रुपए बना, जिसे बाद में कम कर लगभग 1,500 रुपए कर दिया गया। इसके बावजूद मरीज ने बिल का भुगतान नहीं किया और बहाने बनाने लगा। अस्पताल के कर्मचारी जब उसके साथ नीचे पहुंचे तो वहां पहले से उसके कई साथी रॉड और डंडे लेकर मौजूद थे। आरोप है कि बिल मांगते ही सभी ने डॉक्टर और अस्पताल कर्मचारियों पर हमला कर दिया। इस हमले में डॉक्टर और स्टाफ को कई चोटें आई हैं और पूरी वारदात भी अस्पताल में लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद की गई है। मामले की शिकायत के बाद कोलसेवाड़ी पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर लिया है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी गई है। रात की बात है, हमारे पास 3 पेशेंट आए थे, तो उसमें से एक जन को फीवर था काफी, तो उनको दवा दिए थे हमने, इंजेक्शन वगैरह लगाए थे। इंजेक्शन लगाने के बाद कम से कम पेशेंट 2 घंटा हमारे पास ही रुका हुआ था। तो जब वो पेशेंट वो जा रहा था घर पे डिस्चार्ज होके, तब हम उनसे चार्जेस वगैरह मांगे थे, बल्कि वो दारू वगैरह पिए थे, चार्जेस देने के लिए मना कर रहे थे। तो उतने में उन्होंने क्या किया, और एक जन को बुला के लेके आए, जिसने झगड़ा चालू किया था बेसिकली। तो गाली गलौज वगैरह सब कर रहे थे। वो बात तो बिल के ऊपर ही हुई थी, उल्टा हमने बिल जो हुआ था उसमें भी डिस्काउंट दिया था उनको कि बाबा आप कम करके ले लो, लेकिन उनको पैसा देने का इच्छा था ही नहीं। तो फिलहाल स्टेट लाइन में बस इतना ही। नमस्कार।